नमस्कार मित्रों, आज मैं एक टॉपिक पर बात कर रहा हूं, शिक्षा मनोविज्ञान की आखिर शिक्षक के लिए क्या उपयोगिता है, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या योगदान है। वैसे कहने को बहुत ही सरल टॉपिक है, सरल बिंदु है, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण और परीक्षा के अंदर इस पर जब भी सवाल आता है तो एप्टीट्यूड बेस आएगा। आपको कुछ बेसिक बातों की जानकारी होनी चाहिए कि शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षक के लिए क्या उपयोगिता है, शिक्षक के लिए क्या उपादेयता है। मैं एक बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आज एजुकेशन साइकोलॉजी, आज शिक्षा मनोविज्ञान, ये हमारे सिलेबस के अंदर है। चाहे हम लोग बीएसटीसी या डीएलएड का एग्जाम देते हैं तो वहां भी हमारे सिलेबस के अंदर एजुकेशन साइकोलॉजी होता है। हम बीएड का एग्जाम देते हैं, बीएड का कोर्स करते हैं तो उसके अंदर भी हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी है। तमाम प्रकार के शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं, चाहे सीटेट है, चाहे रीट है, चाहे सुपर टेट है, चाहे यूपी टेट है, तमाम प्रकार के टेट एग्जाम्स है, चाहे अलग अलग राज्यों में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं। कभी आपके दिमाग में ये विचार आना चाहिए कि आखिर शिक्षक भर्ती परीक्षाएं जितनी भी है, चाहे थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, स्कूल लेक्चरर है, इन सभी के अंदर आखिर एक टीचर के पाठ्यक्रम में टीचर बनने के लिए जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस के अंदर एजुकेशन साइकोलॉजी को आखिर क्यों रखा जाता है। कभी आपके दिमाग में अगर ये विचार आया हो तो आपने सोचा होगा शिक्षा मनोविज्ञान आखिर हमारे सिलेबस में क्यों है। मैं आज इन्हीं बिंदुओं पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि शिक्षा मनोविज्ञान आखिर शिक्षक के लिए क्यों उपादेय है। मैं यहां सबसे पहले कुछ बिंदुओं पर आगे बढ़ूं, उससे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि हमारे एक बहुत मशहूर शिक्षाविद कह दो, बहुत मशहूर एजुकेशनलिस्ट कह दो, स्किनर महोदय। स्किनर महोदय की अगर मैं चर्चा करूं तो स्किनर महोदय ने एक बात कही है और बहुत अच्छी बात कही है। स्किनर महोदय ने क्या कहा है? स्किनर महोदय ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की तैयारी की आधारशिला है। यह बात किसने कही है? ये स्किनर महोदय ने कही है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की तैयारी की आधारशिला है। आपको जानकारी हो, कई बार हम शिक्षा मनोविज्ञान शब्द यूज करते हैं ना, तो मनोविज्ञान पढ़े इसके लिए शिक्षा नहीं है, पर बच्चे को शिक्षा देनी है, इसके लिए मनोविज्ञान का प्रयोग है। आपको जानो, मनोविज्ञान पढ़ने के लिए शिक्षा की जरूरत नहीं, लेकिन शिक्षा देने के लिए मनोविज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्किनर महोदय के इस कथन की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे महोदय स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ध्यान देना। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। वेरी इंपॉर्टेंट बात महोदय स्किनर ने कही है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये अध्यापक की तैयारी की आधारशिला है, यानी अध्यापक किस तरीके से अपनी पूर्व तैयारी करें, अध्यापक किस तरीके से अपनी दृश्य श्रव्य सामग्री को कलेक्ट करें, अध्यापक किस तरीके से बच्चों के बारे में जानकारी हो कि कौन से बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूं, और उसके बाद अपने तमाम संसाधनों को एकत्रित करके, अपने कंटेंट को एकत्रित करके, अपनी दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स को इकट्ठा करके अपने निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों के साथ बच्चों को कैसे पढ़ाए और कैसे पढ़ाए कि बच्चे को समझ में आए। शिक्षक का उद्देश्य केवल कोर्स करवाना नहीं है, शिक्षक का उद्देश्य केवल बच्चों को पाठ्यक्रम करवाना नहीं है, शिक्षक का उद्देश्य है कि वो पाठ्य वस्तु बच्चे को समझ में भी आनी चाहिए। मैं यहां, जैसे मैंने स्किनर महोदय का कथन बताया, वैसे ही मैं एक हमारे महोदय थे एलिस क्रो, उनके भी एक कथन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एलिस क्रो ने कहा कि शिक्षक को शिक्षण के अंदर, यानी टीचर को टीचिंग के अंदर उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावी अधिगम के लिए, मतलब बच्चे को जो है वो आगे बढ़ाए। आपको जानकारी हो, हमारे महोदय एलिस क्रो का जो कथन है
मैं वो एलिस क्रो महोदय के उस कथन की तरफ आपका ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाहूंगा। एलिस क्रो कहते हैं कि एक शिक्षक को शिक्षण कार्य में शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए हमेशा क्या करना रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। एक शिक्षक वो शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग जब करेगा तो सफल शिक्षण और प्रभावी अधिगम होगा। तो एलिस क्रो महोदय ने यह कहा है कि एक शिक्षक को, एलिस क्रो महोदय ने यह कहा है कि एक शिक्षक को सदैव शिक्षण में, एक शिक्षक को सदैव शिक्षण कार्य के अंदर, शिक्षण कार्य मतलब टीचिंग के अंदर, मनोविज्ञान के सिद्धांतों को प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मनोविज्ञान के सिद्धांतों को, ध्यान दें, एक शिक्षक को सदैव शिक्षण के अंदर मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है उसका प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, प्रयोग करने हेतु तैयार रहना चाहिए ताकि प्रभावी शिक्षण और अधिगम हो सके। तैयार रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए ताकि, तैयार रहना चाहिए ताकि प्रभावी शिक्षण व प्रभावी अधिगम हो सके। देखो, टीचर का इफेक्टिव टीचिंग कब है, जब बच्चे का इफेक्टिव लर्निंग है। आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आया तो आप ये समझिए कि आपकी टीचिंग फेल है, बच्चे का लर्निंग हुआ ही नहीं, प्रभावी अधिगम हो सके। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपने मान लो बहुत बढ़िया पढ़ाया, आपकी टीचिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन आपसे पढ़ने वाले विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है, उसका वो कुछ ग्रहण नहीं कर पा रहा है, उसका एग्जाम में रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप उसकी नजर में एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते या अच्छे टीचर आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप जो बच्चे को पढ़ा रहे, बच्चा आपकी बात को समझ ही नहीं पा रहा है। मैं जब साइकोलॉजी के हिसाब से बात करूं तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे जो टीचर होते हैं वो रूढ़िवादी होते हैं, अपना कोर्स की तरफ उनका ध्यान रहता है और ये एक टारगेट रहता है कि जल्दी से जल्दी कोर्स पूरा हो जाए। लेकिन कोर्स की तरफ भागने की जगह एक टीचर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान रखे, जो बच्चे की रुचियों को ध्यान रखे, जो बच्चे के स्वभाव का ध्यान रखे, जिसको पता हो कि मेरी क्लास में, जैसे मेरी क्लास में 40 बच्चे, तो मुझे ध्यान होना चाहिए कि मेरी क्लास में 40 बच्चे एक जैसे नहीं है, इसमें होशियार भी है, इसमें डल भी है, इसमें ऐसे भी है जिनके साथ पारिवारिक परेशानियां हैं, ऐसे बच्चे भी है जो अनुशासित है और ऐसे बच्चे भी है जो अनुशासित नहीं है, ऐसे बच्चे भी है, और बच्चों की उम्र भी पता हो। जैसे आप 8वीं क्लास को पढ़ा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि 8वीं क्लास के बच्चे की नॉर्मल एज 14 साल है, इसका मतलब, और 14 साल के बच्चे की क्या रुचियां होती है, 14 साल के बच्चे का नेचर कैसा होता है, 14 साल का बच्चा आपको, देखो, आप जैसे 14 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हो, क्या आप नर्सरी के बच्चे को, केजी के बच्चे को वैसे पढ़ा सकते हो? नहीं, क्योंकि केजी का बच्चा जो 3-4 साल का, 5 साल का होता है, तीसरी चौथी का बच्चा 7-8 साल का होता है, 8वीं का बच्चा 14 साल का है और कॉलेज का बच्चा 18-19 का है। तो कॉलेज वाले बच्चे के सामने तो आपने घंटा भर लेक्चर दिया, समझ जाएगा, लेकिन आप 6ठी-7वीं के बच्चे के सामने 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जैसे हम आप कंपटीशन वालों को पढ़ाते वैसे लगातार बोलते रहे तो क्या बच्चा वो समझ पाएगा? नहीं, क्योंकि बच्चे की अपने उम्र के अकॉर्डिंग कैपेसिटी है और उन कैपेसिटी को समझने के लिए ये जरूरी है कि हमें शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करके बच्चे को पढ़ाना चाहिए। मैं यहां पर एक बात मैंने पहले भी कही और मैं फिर कह रहा हूं, हमारे एक बहुत मशहूर महोदय जॉन एडम्स की बात कर रहा हूं। जॉन एडम्स ये कहते हैं कि यदि आप जॉन को लैटिन पढ़ा रहे हो, ये जॉन एडम्स ने कहा है, यदि आप जॉन को लैटिन पढ़ा रहे हो, देखो अगर हमारे भारत की बात होती तो नाम भारत के भाषा भी भारत की लैटिन की जगह संस्कृत कर लेते, लेकिन जॉन एडम्स ने कहा कि यदि आप जॉन को लैटिन पढ़ा रहे हो तो एक शिक्षक को क्या जानना है, एक शिक्षक को लैटिन को महत्व नहीं देना है, एक शिक्षक को जॉन के बारे में ज्यादा जानना है। आप जिस बच्चे को पढ़ा रहे हो ना, एजुकेशन साइकोलॉजी ये कहता है कि आप अगर जॉन को लैटिन पढ़ा रहे हैं तो आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि लैटिन क्या है, आपको इस बात पर ध्यान देना है कि जॉन क्या है। मैं लैटिन पर मेरी बहुत ज्यादा पकड़ है और मैं जॉन के ऊपर लैटिन उड़ेल रहा हूं, लेकिन बेचारा जॉन तो जो है 10 साल का ही बच्चा है। अब 10 साल का बच्चा भारी भरकम लैटिन को, और वो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, और उसके लेवल से बहुत हाई, वो कैसे झेलेगा? तो ये चीजें भी यहां पर जो है वो समझने वाली बात है और निश्चित रूप से इन चीजों को जो है वो समझ में आना चाहिए। एक बात मैं यहां पर और बताना चाह रहा हूं
कि आमतौर पर जब हम शिक्षक की बात करते हैं, जब हम शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपादेयता है, इन उपादेयता पर बात करते हैं और इन बिंदुओं पर बात करते हैं, तो कुछ बातें हमें निश्चित रूप से बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की अगर शिक्षक के लिए सबसे बड़ी उपादेयता है तो वो ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया है, चाइल्ड सेंट्रेड बनाया है। और शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा को प्रभुत्ववादी या सत्तावादी शिक्षण व्यवस्था से बाहर लाई है। प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यवस्था जिसमें शिक्षक सत्ता का केंद्र होता है, शिक्षा का केंद्र होता है। आपने आज से 25, 30, 50 साल पहले आपको पता हो टीचर के रौबदार चेहरे होते थे, बच्चा क्लास के अंदर बोल भी नहीं पाता था। आज स्वतंत्रता बच्चे को ज्यादा मिल गई तो स्वतंत्रता के नुकसान भी है। कई बार तो बच्चा टीचर को इतना ज्यादा बोल देता फिर भी टीचर कुछ नहीं कह पाता, लेकिन कुछ फायदे कुछ नुकसान है। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे महोदय जॉन एडम्स वो कहते हैं शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। महोदय जॉन एडम्स ने शिक्षा को क्या माना? द्विमुखी प्रक्रिया। जॉन एडम्स महोदय ने कहा कि शिक्षा बाइपोलर प्रोसेस है। बाइपोलर का मतलब क्या? द्विमुखी प्रक्रिया माना। द्विमुखी प्रक्रिया का मतलब है कि शिक्षा के दो ध्रुव है। शिक्षा के कितने ध्रुव है? दो ध्रुव है। शिक्षा का एक ध्रुव अगर शिक्षक है तो दूसरा ध्रुव कौन है? शिक्षार्थी। ध्यान देना, शिक्षा के दो ध्रुव है हमारे सामने। एक ध्रुव अगर टीचर है हमारा तो दूसरा ध्रुव हमारा कौन है? स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, बालक है। तो मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि एक शिक्षक और एक विद्यार्थी, ये शिक्षा के दो ध्रुव है। शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना, बाइपोलर प्रोसेस माना। लेकिन दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूं, जॉन एडम्स की तरह ही एक और विद्वान, एक और शिक्षाविद हुए, जॉन डीवी। उन्होंने शिक्षा को बाइपोलर की जगह ट्राइपोलर प्रोसेस माना। उन्होंने कहा शिक्षक और विद्यार्थी यही, लेकिन इसके साथ आप पाठ्यक्रम में विषय वस्तु को भी जोड़ दें, क्योंकि विद्यालय के अंदर एक शिक्षक भी बच्चे को जब पढ़ाएगा तो जो अपने शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करेगा वो उसी पाठ्यक्रम के बेस पर करेगा और उसी पाठ्यक्रम को आधार मानकर एक शिक्षक एक विद्यार्थी को पढ़ाएगा। तो इसका मतलब जॉन डीवी महोदय ना, हमारे बहुत ही मशहूर मनोवैज्ञानिक, मतलब शिक्षाविद कह दो, जॉन डीवी। जॉन डीवी बहुत ही मशहूर नाम है, इनका नाम तो आप सबने सुना ही होगा। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जॉन डीवी महोदय के बारे में, इन्होंने शिक्षा को क्या माना? बाइपोलर की जगह ट्राइपोलर। इन्होंने बाइपोलर की जगह शिक्षा को क्या माना? त्रिमुखी, त्रिध्रुवी कह दो, त्रिमुखी कह दो, त्रिध्रुवी प्रक्रिया कह दो। शिक्षा के कितने ध्रुव माने? तीन ध्रुव माने। ट्राइपोलर प्रोसेस शिक्षा को माना। किसने माना? जॉन डीवी ने माना। जबकि एडम्स महोदय ने क्या माना था? बाइपोलर। यहां बाइपोलर है जॉन एडम्स में और यहां डीवी में ट्राइपोलर है, यह ध्यान रखना। तो यहां शिक्षा के कितने ध्रुव हो गए? यहां शिक्षा के तीन ध्रुव हो गए। कितने ध्रुव हो गए? तीन। ए, बी और सी। ए जिसको मैंने पहले भी लिखा है शिक्षक, बी जिसको मैं शिक्षार्थी लिख रहा हूं, विद्यार्थी लिख रहा हूं, शिक्षार्थी कहो चाहे विद्यार्थी कह दो, स्टूडेंट कह दो, प्यूपिल कह दो। और तीसरा जो ध्रुव है आपको ध्यान हो, वो तीसरा ध्रुव है विषय वस्तु या पाठ्यक्रम। तीसरा ध्रुव क्या है? तीसरा ध्रुव विषय वस्तु। विषय वस्तु जिसके आधार पे वो अपने शिक्षण उद्देश्य बनाएगा। ये विषय वस्तु या पाठ्यक्रम जो हमारा है, सिलेबस जो है, वो हमारा क्या है? तीसरा ध्रुव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जानकारी हो, शिक्षा को जॉन डीवी ने ट्राइपोलर प्रोसेस माना और उन्होंने ये माना कि एक स्टूडेंट, एक टीचर, लेकिन ये दोनों आपस में सिलेबस के द्वारा, पाठ्यक्रम के द्वारा एक दूसरे से क्या रहते हैं? कनेक्ट रहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आपको देखो, ये सारी बातें तो है ही, और ये सारी बातें अपने आप में ये बता रही है कि शिक्षा मनोविज्ञान किस तरीके से, उसमें शिक्षक की प्रमुख भूमिका है। और शिक्षक की प्रमुख भूमिका तो है, लेकिन आप यहां पर ध्यान से इस चीज को देखिएगा, शिक्षा की प्रमुख भूमिका है, लेकिन शिक्षक का संबंध किसके साथ है? विद्यार्थी के साथ। यहां भी शिक्षक का संबंध किसके साथ है? विद्यार्थी के साथ। इसका मतलब शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ा रहा है। अगर ये विद्यार्थी नहीं हो तो फिर आपके शिक्षक नाम का ध्रुव कोई काम नहीं आएगा। और शिक्षक प्रमुख भूमिका में होने के बाद भी आज की तारीख में हम ये मानते हैं कि हमारी शिक्षा का केंद्र शिक्षक की जगह बालक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य, हमारा एम है कि जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है उसको समझ में आना चाहिए। एनी हाउ, एक बार पढ़ाओ, दो बार पढ़ाओ, चार बार पढ़ाओ,
टीचर देखो क्लास के अंदर जब वैयक्तिक भिन्नता, मैं बताता हूं शिक्षा मनोविज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है वैयक्तिक भिन्नता। एक टीचर जब क्लास में आता है और उसको अगर वैयक्तिक भिन्नता का नॉलेज है तो उसको पता है मेरी क्लास में अलग अलग बच्चे और उनकी टेंडेंसी अलग है, उनकी उम्र अलग है, उनका दिमाग अलग है, उनकी रुचियां अलग है, उनका मेंटल लेवल अलग है। और टीचर एक बार बताता है, फिर दूसरी बार दूसरे तरीके से बताता है, फिर दृश्य श्रव्य सामग्री के हिसाब से बताता है, फिर उदाहरण देकर समझाता है, किसी को नहीं समझ में आए तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जिनको 10 बार और 20 बार भी नहीं समझ में आता और 20 बार पढ़ाने पर भी कहेगा है। तो टीचर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वाले तक पहुंच सकता है, लेकिन है वाले बच्चे तक तो शिक्षा मनोविज्ञान भी उसका कुछ कर नहीं सकता। मैं बताना चाह रहा हूं कि शिक्षा मनोविज्ञान की एक, अगर मैं ये कहूं कि शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षक के लिए क्या उपादेयता है, शिक्षा मनोविज्ञान आखिर शिक्षक के लिए क्या यूजफुल है, मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से इस बात को क्लियर करना चाहूंगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की आखिर शिक्षक के लिए क्या भूमिका है। ठीक है ना, परीक्षा में सवाल आएगा, आप 10 पॉइंट रट लो, जरूरी नहीं कि उन 10 पॉइंट में ही आपका ऑप्शन मिले। आपको तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एप्टीट्यूड में जो एक ही चीज पे 10 तरीके से अलग अलग घुमा के जो बताता हूं, वो एक एक बिंदु आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के अंदर तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर मैं शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षक के लिए उपादेयता को कुछ बिंदुओं में क्लियर करना चाहूं तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आज हमारी शिक्षा बाल केंद्रित बनी है और आज अगर हम हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये मानने लगे हैं कि बच्चा ही हमारी शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। आपको जानो, हमारे मशहूर विद्वान क्रो एंड क्रो ने कहा है 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। क्यों? क्योंकि 20वीं शताब्दी में बालकों पर बहुत ज्यादा रिसर्च हुए और ये आवश्यकता महसूस की गई। शिक्षा मनोविज्ञान भी 20वीं शताब्दी में डेवलप हुआ और इसके साथ ही 20वीं शताब्दी में जब बच्चों पर रिसर्च हुए तो यह महसूस किया गया कि एक टीचर को पढ़ाते समय बच्चे की आवश्यकताओं का ध्यान होना चाहिए और बच्चे की आवश्यकताओं का ध्यान करने के लिए उसको शिक्षा मनोविज्ञान का नॉलेज होना चाहिए, उस शिक्षक को नॉलेज होना चाहिए। एक बात ध्यान देना, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता बच्चे के लिए नहीं है, शिक्षक के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली बच्चे के लिए है। क्यों? क्योंकि शिक्षक शिक्षा बच्चे को दे रहा है और शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है, तो उन नियमों और उन सिद्धांतों के आधार में बच्चे को पढ़ाएगा तो शिक्षा बाल केंद्रित अपने आप हो जाएगी। मैं बताना चाह रहा हूं कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा जब हमारे पाठ्यक्रम का निर्माण, देखो पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षक के हाथ में नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं भारतीय परिस्थितियों में पाठ्यक्रम का निर्माण करना शिक्षक के हाथ में नहीं है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान यह कहता है कि अगर एक टीचर या पाठ्यक्रम बनाने वाले को यह पता हो कि वो किस उम्र के बच्चे के लिए पाठ्यक्रम बना रहा है, तो निश्चित रूप से साइकोलॉजी की इस थ्योरी को पाठ्यक्रम निर्धारण में वो प्रयोग में ले सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, वो पाठ्यक्रम के अंदर इन चीजों को काम में ले सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। निश्चित रूप से आपको जानकारी हो, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि पाठ्यक्रम निर्माण, हालांकि भारतीय परिस्थितियों के अंदर पाठ्यक्रम निर्माण शिक्षक के हाथ में नहीं है, तो आप इस पॉइंट को तो चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, इस पॉइंट को आप गौण मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय परिस्थितियों में पाठ्यक्रम बनाने वाली समितियां बनाती है और शिक्षक उसको केवल क्या करती है, फॉलो करती है। लेकिन देखो, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए इसलिए जरूरी है, मैंने फिर कहा शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया। दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान का अगर टीचर को नॉलेज है तो उसे खुद के नॉलेज को अपडेट करने में, स्वयं के ज्ञान को अद्यतन करने में, स्वयं की तैयारी करने में मदद मिलती है। स्वयं के ज्ञान को अद्यतन करने में आपको जानकारी हो, स्वयं की तैयारी में मदद मिलती है। अब आप सोचेंगे कि टीचर बन गया फिर तैयारी क्यों करें? यही तो बात है कि शिक्षा मनोविज्ञान से हमको यह पता चलता है कि मेरी क्लास का बच्चा, उसका लेवल क्या है, मेरी क्लास का बच्चा होशियार है या डल है। अगर मुझे पता है कि मैं किसी गांव के ऐसे स्कूल में पढ़ा रहा हूं, सारे बच्चे डल है, तो मुझे घर से तैयारी करके जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि आप जैसे होनहार विद्यार्थी मेरी क्लास में बैठे हैं, तो मुझे रोज 1 घंटे क्लास के लिए 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो आपके सवालों का सामना नहीं कर पाऊंगा। आपको ध्यान हो, कई टीचर रूढ़िवादी पुराने लोग बच्चे को बोलने का भी मौका नहीं देते, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान कहता है बच्चे को बोलने का मौका दो। आपको सवाल का उत्तर नहीं आ रहा, उसको कह दो कि मुझे अभी जानकारी में नहीं है, मैं जानकारी में करके फिर बताऊंगा। लेकिन उसके लिए भी आपको घर पे तो तैयारी करनी पड़ेगी।
अब कुछ टीचर हमारे यहां तो कहते हैं कि टीचर जब बच्चे को सवाल पूछने का मौका देता है ना, तो इससे ज्यादा आत्मघाती कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चे को मौका देना और बच्चे फिर उठ पटांग कई सारे सवाल पूछते तो टीचर क्या करता, और टीचर सवाल का उत्तर नहीं दे पाए तो उसके लिए आत्मघाती हो जाता है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि अगर एक शिक्षक को बच्चे के बारे में पता है कि मैं कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, उसमें बच्चों का स्टैंडर्ड क्या है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाने का प्रयास करेगा, तो ऐसी नौबत आएगी नहीं। वो अगर मान लो सवाल नहीं भी आ रहा है, भगवान ने आध्यात्मिक शक्ति किसी को थोड़ी दी है, लेकिन घर पे वो तैयारी करके अपने नॉलेज को अपडेट कर सकता है। और जिस टीचर को ये पता है कि मेरी क्लास में कैसे बच्चे बैठे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो पहले से ही बच्चे की साइकोलॉजी को समझ जाएगा। वो जब घर पे अपना मैटर कंटेंट बनाएगा, उसको पहले से ऑलरेडी पता है मुझे इस जगह ये चीज पढ़ के जानी पड़ेगी, क्योंकि ये सवाल ये वाला लड़का पूछेगा ही पूछेगा। ये टीचर को किसके द्वारा पता चलता है? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा पता चलता है। आपको ध्यान हो, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अगर एक शिक्षक, और मैं फिर कहूं खुद की तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। देखो, एक अच्छा शिक्षक कौन होता है, हमेशा ध्यान रखो, एक अच्छा शिक्षक वो होता है जिसके पास में ट्रिपल सी हो। एक अच्छा शिक्षक वो है जिसके पास सी, सी और सी हो। अब आप पूछेंगे इन 3 सी का मतलब क्या? पहले सी का मतलब है कमांड। पहले सी का मतलब क्या है? कमांड। एक टीचर का अपने विषय वस्तु पर कमांड होना चाहिए। बिना विषय वस्तु पर पकड़ के शिक्षक अच्छा हो ही नहीं सकता। बढ़िया कितना ही बोलता हो, लेकिन विषय पर ही पकड़ नहीं है तो टीचर को बच्चे सवालों में ही फंसा देंगे। तो विषय वस्तु पर पकड़ पहली चीज। दूसरा सी होता है कॉन्फिडेंस। आपके विषय पे पकड़ है, लेकिन आपको पता भी हो कि आपकी विषय पे वास्तव में पकड़ है और आपको यह चीज आती है। और तीसरा सी होता है कम्युनिकेशन। मैं बोल रहा हूं लेकिन मेरी बात आप तक पहुंच पा रही कि नहीं पहुंच पा रही है, संप्रेषण है कि नहीं है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और समझ में नहीं आ रही है तो अच्छा टीचर हो ही नहीं सकता। एक अच्छे टीचर के लिए 3 गुणधर्म बहुत जरूरी है। आप कोई भी बढ़िया टीचर देखिए, उसका अपने विषय पे भी पकड़ होगा, उस पर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी होगा, और वो अपनी बात अपने स्टूडेंट तक पहुंचा भी पाएगा। मेरे को नॉलेज बहुत ज्यादा है, मेरे कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कुछ और समझ में आ रहा है कुछ, तो पढ़ाई गई चीज का, पढ़ाई गए कंटेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए जैसे मैंने कहा, कमांड, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन। तो विषय पे कमांड आपकी कब होगी? जब आप अपने क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को, अपने मैटर को तैयार करके जाओगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं यहां पर बताऊं, एक शिक्षक को अगर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तो उसे बाल विकास की अवस्थाओं का भी ज्ञान होगा। उसे पता होगा, जैसे मान लो एक नर्सरी को मैडम कोई पढ़ा रही है, उसको पता है कि मेरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा या बच्ची 3-4 साल का है, तो 3-4 साल का बच्चा है, वो आपकी बात को घंटा भर सुनेगा नहीं, उसको आपको गेम्स में पढ़ाना पड़ेगा, खेल खेल में पढ़ाना पड़ेगा। एक 4 साल के 5 साल के बच्चे को पढ़ाना और एक 18-20 साल के नौजवान को पढ़ाना, इसमें रात और दिन का फर्क होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है। तो बाल विकास की अवस्थाओं का ज्ञान आपको जानकारी हो, बाल विकास का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण बात, ध्यान दें। आपको ध्यान हो, बाल विकास की अवस्थाओं का ज्ञान भी शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से एक शिक्षक को होता है। उसे ये पता होता है कि वो कौन सी अवस्था के बच्चों को पढ़ा रहा है। इसके अलावा एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बालक की अवस्थाओं का ज्ञान है, तो एक टीचर जिन क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है उनकी अवस्था के अकॉर्डिंग बालक की आवश्यकताओं का भी ज्ञान होता है, अवस्था के अकॉर्डिंग भी। और जब पढ़ाता है, पढ़ाते समय टीचर क्या करता है? स्टूडेंट के फेस रीड करता है, मतलब उनके चेहरे पढ़ता है। और पढ़ाते समय लगा कि स्टूडेंट देखो अनुशासित नहीं। अनुशासन कब बिगड़ता है? मैं फिर कह रहा हूं, अनुशासन तब बिगड़ता है, अनुशासन के अंदर सहायता मिलती है शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान यह कहता है कि टीचर जब पढ़ा रहा है और उसे दिखता है कि क्लास में अनुशासन बिगड़ रहा है, तो उसको समझ में आ जाता है कि मेरी बताई हुई चीज बच्चों के ऊपर से जा रही है। जब बच्चे के ऊपर से जाएगी तो बच्चा आपको क्यों सुनेगा भाई? बच्चा आपको सुन रहा है क्योंकि उसको चीज समझ में आनी चाहिए। देखो, ये रटाफिकेशन के तथ्य, पॉइंट नहीं रटने, लेकिन समझना सिंपल बात है। आपको जानो, बच्चे का अनुशासन कब बनेगा? जब टीचर बच्चे की आवश्यकता को समझेगा। और आवश्यकता कब समझ में आएगी? जब बच्चे की अवस्थाओं का ज्ञान है। बच्चे की अवस्थाओं का ज्ञान हो, उसकी आवश्यकताओं का ज्ञान हो। पढ़ाते समय मान लो आपने किसी एक मेथड से कोई सवाल कराया, उस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि क्लास में 40 बच्चे, 4-5 बच्चे होशियार होते, उनको तो आप एक बार बोल दोगे तो भी समझ जाएंगे, पर हर बच्चा थोड़ी समझेगा। आपको उन बच्चों तक जाना होगा, और बच्चे तक जाने के लिए बच्चे की आवश्यकताओं का, उनकी अवस्थाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए।
और साथ में देखो, मान लो क्लास आप ले रहे हो, क्लास पढ़ाते समय भी मूल्यांकन के नवीन तकनीकों का आप प्रयोग करो। शिक्षा मनोविज्ञान यह कहता है कि आपको बीच बीच में पता चले कि आप जो चीज पढ़ा रहे हो बच्चे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी मूल्यांकन की नवीन विधियों का आप प्रयोग करें तो आपको यह फीडबैक मिलता रहेगा कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मूल्यांकन की नई नई टेक्निक, जरूरी नहीं है, देखो कई विधियां ऐसी है जो पुरातन है, जैसे आपने सवाल पूछ लिया या आपने टेस्ट ले लिया, लेकिन कई टीचर आजकल बड़े न्यू तरीकों से बच्चों को आपस में डिस्कशन करवा देते हैं, होमवर्क दे देते हैं, उनका किसी न किसी प्रकार का प्रोजेक्ट दे देते हैं, मस्तिष्क उद्वेलन के द्वारा किसी मुद्दे पर चर्चा करवा देते हैं। तो मूल्यांकन के भी अलग अलग तरीकों का उपयोग एक टीचर अगर कर पाएगा, कब कर पाएगा, जब उसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है और उसे पता है कि मैं किन बच्चों को पढ़ा रहा हूं। और केवल एक बात कह रहा हूं कि बच्चों को पढ़ाने में ही नहीं, बच्चों के सर्वांगीण विकास के अंदर, अगर आप बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर भी एक टीचर को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि आपका उद्देश्य केवल बच्चे को रटाना नहीं है। बच्चा मान लो किसी पारिवारिक परिस्थिति से घिरा हुआ और कक्षा में गुमसुम बैठा है, तो एक शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि आप उसकी व्यक्तिगत समस्या भी सुने, बच्चे की समस्याओं का ज्ञान करें, आपको जानकारी हो, बच्चे की समस्याओं का ज्ञान करें और उनकी मदद करें। क्योंकि टीचर का काम केवल, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बाकी सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, गणित नहीं समझ में आ रहा, या किसी को कुछ और सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चे की समस्या का ज्ञान करके और बच्चों की सहायता करो आप। ये भी कैपेसिटी एक टीचर को कौन देता है? एजुकेशन साइकोलॉजी देता है। एजुकेशन साइकोलॉजी एक टीचर को सक्षम बनाता है कि वो बच्चे की आवश्यकताओं को समझे, बच्चे की समस्याओं को समझे, बच्चे की हेल्प हर तरीके से जैसे वो कर सकता है वैसे वो करे, बच्चे का सर्वांगीण विकास करे, मतलब आगे जाकर उसमें एक अच्छा व्यक्तित्व, मैं बताना चाह रहा हूं कि बच्चे का एक अच्छा व्यक्तित्व, उसका सर्वांगीण विकास हो, वो एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण भविष्य में करे। भविष्य के अंदर जब वो कहीं पर जाकर समाज में अपनी बात करे तो उसमें कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। ये सारी चीजें भी हमको, एक टीचर को कौन गाइड करता है? एक टीचर को एजुकेशन साइकोलॉजी करता है। एक बात और कह रहा हूं, मैंने अभी आपको यह बताया है कि जॉन डीवी ने शिक्षा को ट्राइपोलर प्रोसेस माना है और उसमें तीसरा ध्रुव क्या माना है? विषय वस्तु या पाठ्यक्रम। तो एक टीचर को पाठ्यक्रम की भली भांति जानकारी होनी चाहिए और उस पाठ्यक्रम के आधार पर अधिगम उद्देश्यों का, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। यानी एक टीचर अपने शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करे, उसमें शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं बताना चाह रहा हूं कि शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करने में शिक्षा मनोविज्ञान की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक टीचर जिसको पाठ्यक्रम ही पता नहीं, तो शिक्षण उद्देश्य बनाओगे आप, कक्षा के अंदर क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, उसमें दृश्य श्रव्य सामग्री, एक तो आपको पाठ्यक्रम का नॉलेज और दूसरा बच्चे का नॉलेज हो। क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि मेरी क्लास में बच्चे इस लेवल के, उनके लिए मुझे कौन सी ऑडियो विजुअल ऐड लगानी है, मुझे चार्ट से पढ़ाना है, मुझे मॉडल से पढ़ाना है, मुझे कोई चित्र दिखाना है, मुझे मोबाइल पर कोई पिक्चर दिखानी है, मैं क्या किस तरीके से, मुझे उनको खेल खेल में दिखाना है, मुझे कोई एक्टिविटी करके दिखानी है, मुझे कोई नाटक के माध्यम से समझाना है। आप प्रभावी शिक्षण विधियां आपकी किस प्रकार की होगी, उन प्रभावी शिक्षण विधियों का चयन करने में भी एक शिक्षक की मदद कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान। मैं बताना चाहूंगा कि प्रभावी शिक्षण विधियों का चयन, इसके अंदर भी एक शिक्षक की हेल्प कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान करता है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि प्रभावी शिक्षण विधियों का चयन एक टीचर कर सके। आगे आपको ध्यान हो, जब टीचिंग मेथड्स आते हैं, आप लोग निश्चित रूप से अपने सिलेबस के अंदर पढ़ते हैं, तो टीचिंग मेथड जो टीचर यूज करता है ना, उन टीचिंग मेथड का यूज भी किसके आधार पे करता है? बच्चे के आधार पे, बच्चे की अवस्था के आधार पे। मान लो टीचिंग मेथड है प्रोजेक्ट, लेकिन प्रोजेक्ट विधि बहुत लंबी है, 6 महीने में भी एक टॉपिक, एक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है, आपने बच्चों पर प्रोजेक्ट थोप दिया, बच्चे अपना सारा काम भूल के वो प्रोजेक्ट करने लग जाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मतलब कौन सी जगह कौन सी विधि का प्रयोग करना है? कहीं पर आगमन का प्रयोग है, कहीं पर निगमन का प्रयोग है, कहीं पर प्रयोगशाला का प्रयोग है, कहीं पर अनुसंधान। और प्रयोगशाला और अनुसंधान की बात आई तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रयोग को, अनुसंधान को, नवाचारों को, इनको भी महत्व एक शिक्षक को देना चाहिए। प्रयोगों को, अनुसंधानों को,
नवाचारों को, इनको भी एक टीचर को महत्व देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षक को यह समझ पैदा की है कि उसका टारगेट केवल कोर्स कराकर इतिश्री करना नहीं है। उसका टारगेट है कि बच्चे को इन एनी हाउ जो चीज वो समझाना चाह रहा है वो सारी चीज उसे समझ में आए, बच्चे का व्यक्तित्व का विकास हो, बच्चे की अवस्थाओं को हम महत्व दें। आपको जानो, बच्चे की अवस्थाओं का हमें ज्ञान होना चाहिए, और अवस्थाओं का जब ज्ञान होगा तो हम बच्चे के नेचर को, बच्चे की मूल प्रवृत्तियों को, बच्चे के स्वभाव को भी महत्व देंगे। बच्चे का स्वभाव क्या है, बच्चे की मूल प्रवृत्तियां क्या है, इनको भी एक टीचर को चाहिए कि वो इनको भी महत्व प्रदान करे। क्योंकि देखिए, हर बालक अपने आप में विशिष्ट होता है। हर बालक अपने आप में क्या होता है, विशिष्ट होता है। आपको मैं एक होमवर्क भी दे रहा हूं, हर बालक विशिष्ट होता है। आने वाले वीडियो लेक्चर में इसका उत्तर मिल जाएगा, ये किसका कथन है। प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। इस दुनिया के अंदर हर बालक अपने आप में क्या है, विशिष्ट है। तो विशिष्ट है तो उसकी विशिष्टताएं है, उसका अपना अवस्था है, उसके अपने गुण है, उसकी अपनी क्वालिटीज है। और शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही एक शिक्षक को यह पता चलता है कि किस तरीके से बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे की अवस्थाओं का ज्ञान हो, बच्चे की आवश्यकताओं का ज्ञान हो, अनुशासन के अंदर कैसे मदद कर सकते हैं, क्लास के अंदर कंटेंट किस प्रकार पढ़ाना है, टीचिंग मेथोडोलॉजी कौन सी होनी चाहिए, नवाचार किस प्रकार से यूज करने हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी होनी चाहिए, खोज को महत्व देना। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, बच्चे को जितना कम हो बताया जाए और जितना अधिक हो उसे खोजने के लिए प्रेरित किया जाए। मैं ये एक स्टेटमेंट भी, जब एक टीचर क्लास के अंदर पढ़ाता है ना, तो उसे हर्बर्ट का, स्पेंसर का ये कथन याद होना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक बात कही है, क्या कही है, जितना कम हो बालक को बताया जाए और जितना ज्यादा हो उसे खोजने के लिए प्रेरित किया जाए। जितना कम हो बालक को बताया जाए, आप बच्चे को बताओ कम, वो खुद ज्यादा ढूंढे। जितना कम हो बालक को बताया जाए और जितना अधिक हो खोजने के लिए प्रेरित किया जाए। ये किसने कहा है, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। उन्होंने कहा है कि बच्चा कम से कम उसको बताओ और ज्यादा से ज्यादा खोजने के लिए, ढूंढने के लिए। आप जब माइक्रो टीचिंग होती है बीएड में, एसटीसी में, तो एक आता है ना खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। तो खोजपूर्ण प्रश्न कौशल मतलब बच्चे को बीच बीच में खोजने के लिए प्रेरित करो। इसीलिए मैं आपको खोजने के लिए प्रेरित कर रहा हूं कि प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। ये किसने कहा, तो खोजने के लिए प्रेरित किया जाए। जितना कम हो बालक को बताया जाए और जितना ज्यादा हो एक बच्चे को खोजने के लिए प्रेरित करें। और बच्चा जब खोजेगा, बच्चा जब ढूंढेगा, बच्चा जब कंटेंट को सर्च करेगा, तो उसे एक नहीं 10 चीजों का ज्ञान होगा। तो निश्चित रूप से शिक्षा मनोविज्ञान, आपको जानकारी हो, ये तमाम चीजें जो मैंने बताई है, ये शिक्षा मनोविज्ञान की एक तरीके की उपादेयता है। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षा बाल केंद्रित बनी। शिक्षक खुद की तैयारी कैसे करे, उसको अपने बच्चों के अकॉर्डिंग क्या कंटेंट पढ़ के जाना है, बच्चे कौन सी अवस्था के बच्चों को पढ़ा रहा है, उन बच्चों की मूल प्रवृत्ति और स्वभाव क्या है, बच्चे की आवश्यकताएं क्या है, बच्चे के फेस रीड करके वो पकड़ ले कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा पढ़ाएगा तो कक्षा में अनुशासन रहेगा। मूल्यांकन के नए नए तरीके ढूंढकर खुद का फीडबैक ले कि मैंने पढ़ाया कि वो समझ में आया कि नहीं आया। बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है, उनका मेंटल के साथ साथ फिजिकल, इमोशनल, वो डेवलपमेंट में भी मदद करे। बच्चे की समस्याओं का ज्ञान करके उनकी मदद करे। शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण वो अच्छे ढंग से कर सके, बच्चे की अवस्थाओं को, बच्चे को ध्यान में रखकर। प्रभावी शिक्षण विधियों का कैसे चयन करना है, प्रयोग, अनुसंधान जैसे नवाचारों को कैसे प्रोत्साहन देना है, बच्चे की जिज्ञासाओं को क्लास में कैसे शांत करना, और कैसे बच्चे तक जो पढ़ाना चाहते हैं वो बच्चे तक पहुंचा पाए, जो समझाना चाहते हैं वो बच्चे को समझा पाए, और बच्चे को रटना नहीं पड़े, उसको रोट मेमोराइजेशन नहीं, उसको क्रैमिंग नहीं, उसको समझ का लेवल उस पर हमें विकसित करना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बच्चे का विकसित करना है। और अगर यह चीज करने में हम सफल होते हैं तो हम समझेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की बच्चे के अंदर उपयोगिता। और मैं एक चीज और कहूंगा, शिक्षा मनोविज्ञान अगर शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण बना है तो उसका कारण यह है कि एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान ने ही कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों में विभिन्नता की समझ प्रदान की है। कक्षा में आप पढ़ा रहे हो, आप भी आज दिन तक पढ़े हो, लेकिन कभी आपने गौर किया कि आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे पहली से लेकर ग्रेजुएशन तक या कहीं पर भी, सभी बच्चे क्या कभी समान हुए? क्या 50 के 50 बच्चे ठोट हुए? क्या 50 के 50 बच्चे डल हुए? क्या 50 के 50 बच्चे होशियार हुए? क्या 50 के 50 बच्चे 90% वाले हुए? नहीं।
क्लास में विभिन्नता होती है, हर बच्चे का लेवल अलग होता है। 4-5 बच्चे एकदम 90% 80% वाले मिल जाएंगे, 5-7-10 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो 70-75 वाले मिलेंगे, 10-15 बच्चे 60-55% वाले मिलेंगे, कुछ एक बच्चे एकदम डल मिलेंगे, कुछ फेल्योर भी मिलेंगे, कुछ बिना मेहनत करने वाले भी मिलेंगे, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी मिलेंगे। तो क्लास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है और उन्हीं व्यक्तिगत भिन्नताओं की समझ एक शिक्षक को कौन प्रदान करता है? एजुकेशन साइकोलॉजी प्रदान करता है। देखो आज का टॉपिक बिल्कुल जनरल है और ये जनरल चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम शिक्षा मनोविज्ञान के दूसरे कंटेंट्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। इन पॉइंट्स को रटना नहीं है, बस एक बार अच्छे से वीडियो लेक्चर को देख लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि एक टीचर के लिए आखिर एजुकेशन साइकोलॉजी क्यों जरूरी है और क्यों एक बच्चे को समझाने के लिए, बाल केंद्रित शिक्षा बनाने के लिए, बच्चे को शिक्षा का आधार बनाने के लिए हमारे शिक्षक भर्ती पाठ्यक्रमों में आखिर शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाकर ट्रेंड करके और फिर वास्तविक कक्षाओं में विद्यालयों में भेजा जाता है। तो ये जानकारी हमें निश्चित रूप से होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको निश्चित रूप से इस कंटेंट को आपने समझ जो है विकसित की होगी। हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।